ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। ट्रंप की नीतियों से निपटने की तैयारी। अब आप देखते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप क्या करें, शपथ ले लेंगे। तो उन्हीं की बातें हो रही हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक यह है कि वह अपने देश में ही उत्पादन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहते हैं। आगामी 20 जनवरी को विधिवत कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने ऐसे स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। वह अमेरिकी उद्यमियों से कह रहे हैं कि वे दूसरे देशों में अपने कारखाने बंद कर उन्हें वापस अमेरिका लाएं, और इससे भारत जैसे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित होगा। और इसके साथ ही ट्रंप अपने देश में आयात होने वाले माल पर कर बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि यह यदि ब्रिक्स देशों ने व्यापार के लिए डॉलर के मुकाबले किसी अन्य मुद्रा का सहारा लिया तो वह इन देशों से होने वाले आयात पर 100% टैरिफ यानी कि 100% तक बढ़ा देंगे, और इसका भारत पर असर पड़ेगा। यदि ट्रंप इस रणनीति पर आगे बढ़ते हैं तो भारत को विदेशी निवेश एवं निर्यात दोनों से डॉलर की आय कम होगी। भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर घटेंगे, जबकि आयात के लिए उनकी मांग पूर्ववत रहेगी। इस कारण डॉलर की हैसियत मजबूत होगी और रुपया कमजोर होगा, और दिखाई भी दे रहा है। आप देखेंगे ब्रिक्स के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शुरुआत में थे ना शामिल, तो उन्हीं की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 जून 2009 में हुई थी। अब तो आप देखते हैं 9 सदस्य हो चुके हैं। इसमें आप देखते हैं ईरान भी शामिल हो गया, मिस्र भी, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात आपको देखने को मिलेगा। रुपए पर मंडराते इस संकट को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। जैसे आंधी आने से पहले खिड़की बंद कर ली जाए तो कुछ राहत मिल सकती है, वैसे ही हम स्वयं अपने आयात कर बढ़ा दें तो भारत में विदेशी माल महंगा हो जाएगा और आयात में भी गिरावट आएगी। और ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ने से हमारी निर्यातों में जो कमी आएगी उसी के समानांतर हमारे आयातों में कमी आएगी और रुपये की सेहत भी नहीं बिगड़ेगी। जैसे ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाने से हमारी कुटीर उद्योगों द्वारा रंगी जाने वाली साड़ी के निर्यात कम हो जाएंगे, वैसे ही भारत द्वारा आयात कर बढ़ाने से अमेरिकी चॉकलेट की भारत में मांग घट जाएगी। आयात कर बढ़ने से महंगाई बढ़ना भी जरूरी नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे बढ़े हुए आयात कर से हुए अतिरिक्त आय के बराबर जीएसटी में छूट दे, तब उपभोक्ता पर भार नहीं पड़ेगा और आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, तब कुल महंगाई नहीं बढ़ेगी। और हमारे आयात में प्रमुख कच्चा तेल है। रुपये में गिरावट से हमें तेल के लिए ज्यादा राशि अदा करनी पड़ेगी और इससे पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। इस संकट का उपाय है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए, तब हम इस आपदा को अवसर में बदल कर तेल के आयात पर अपनी दीर्घकालिक निर्भरता से उबरने की दिशा में बढ़ेंगे। आयातित खाद्य तेल और दालों के मामले में भी यही स्थिति है। इसकी काट भी यही है कि तिलहन और दलहन के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की जाए, जिससे देश में ही इनका पर्याप्त उत्पादन हो। और कई उद्योगों में विदेश से आयातित कच्चा माल लगता है। रुपये में गिरावट से यह कच्चा माल महंगा हो जाएगा और इस कच्चे माल पर सरकार को आयात कर में शुल्क देना चाहिए और साथ ही आयातित लग्जरी कार आदि को महंगा होने देना चाहिए, और जिससे घरेलू उत्पादों का उपयोग बढ़े। और सरकार को जनता को विश्वास में लेना होगा कि आयातित माल का महंगा होना अल्पकालिक संकट है, और जिस प्रकार अफीम की लत लगी हो तो छोड़ने में परेशानी होती है, उसी प्रकार हम सस्ते आयातों की लत में लगे हुए हैं और एक बार इन्हें छोड़ने में परेशानी होगी। सरकार को खुलकर जनता को यह बात बतानी चाहिए कि उसका सहयोग मांगना चाहिए, और जिससे आयातित माल की महंगाई से जनता बिफरे नहीं। यदि सरकार इन नीतियों को अपनाया तो महंगाई भी नियंत्रण में रहेगी, और मेरे अनुमान से 1 वर्ष तक आयातित माल के दाम बढ़ने के बाद फिर इनके घरेलू विकल्पों का उत्पादन बढ़ जाएगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी। हम आगे आयातों पर अपनी निर्भरता से उबर जाएंगे। और इसके विपरीत यदि सरकार ने आयातित माल के दाम पूर्ववत बनाए रखने
के लिए आयात कर घटाया तो हम गर्त में जाएंगे, क्योंकि सरकार की आय कम हो जाएगी और इस परिदृश्य में रिजर्व बैंक की विशेष भूमिका रहेगी। महंगाई बढ़ने पर रिजर्व बैंक उस पर नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है और इससे उद्योगों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा। भारत में औद्योगिक गतिविधियां सुस्त पड़ेंगी। आरबीआई की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। यद्यपि ब्याज दर बढ़ाने से महंगाई एक बार नियंत्रण में आएगी, परंतु यह बीमार को उत्तरोत्तर हाई पावर पेन किलर देने सरीखा होगा। इसे मूल रोग का उपचार नहीं होगा और सस्ते आयात पर हम निर्भर हो चुके हैं। जब तक हम इस बीमारी का स्थायी उपचार नहीं करते हैं तब तक ब्याज दर बढ़ाने का पेन किलर देने से अर्थव्यवस्था सही नहीं होगी। इसलिए रिजर्व बैंक को महंगाई के बावजूद ब्याज दरें न्यून बनाए रखनी चाहिए और जिससे घरेलू उत्पादन बढ़े तब महंगाई स्वतः नियंत्रण में आ जाएगी। यदि रिजर्व बैंक ने कुछ समय तक महंगाई को बर्दाश्त नहीं किया और ब्याज दरें बढ़ाना जारी रखा तो यह अर्थव्यवस्था को गला घोंटने जैसा होगा और आप देखते हैं हो जाएगा। सरकार को कुछ अन्य नीतियों पर भी विचार करना चाहिए। यह किसी से छिपा नहीं कि हर साल भारत से भारी संख्या में विद्यार्थी विदेश पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि देश में शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और इसमें योग्य शिक्षकों का अभाव एक बड़ी वजह है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में केवल 10% प्रोफेसर स्थायी होंगे, शेष सभी 5 वर्ष की संविदा पर नियुक्त किए जाएंगे। उनके कार्य की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में तेजी से सुधार होगा और हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। एक और समस्या घरेलू पूंजी के पलायन की है। वर्तमान में जितना विदेशी निवेश हमें मिल रहा है लगभग उतनी ही राशि हमारे नागरिक उद्यमी दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, क्योंकि वे भारत में भ्रष्टाचार, प्रदूषण आदि से दुखी हैं। सरकार को इन बिंदुओं को देखते हुए कुछ कारगर कदम उठाने चाहिए और ट्रंप के आगमन से उत्पन्न होने वाले संकट को एक नई शुरुआत के अवसर के रूप में देखना चाहिए। लेखक अर्थशास्त्री है, इनका नाम है भरत झुंझुनवाला। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अब देखिए हमारे देश से बहुत सारे बच्चे जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए। अगर जो परिस्थितियां, जिस तरह की शिक्षा वहां मिल रही भारत में मिलने लग जाए तो क्यों जाएंगे भाई? वो देख रहे हैं आप लोग, तो वो परिस्थितियां जो वहां हैं वो भारत में उपलब्ध करवा दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। सहयोगी दलों से सावधान रहें कांग्रेस। यदि कांग्रेस खत्म नहीं होना चाहती है तो उसे वही करना होगा जो वह दिल्ली में आपके खिलाफ कर रही है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। और देख लीजिए, ये आप देखिए दिल्ली देखने को मिलेगी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल पहले यहाँ के मुख्यमंत्री पे थे, फिर उन्होंने इस्तीफा देकर अतीशी को यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया था। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दिवस। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो राजनीति की बातें हो रही, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऊर्जा, अनुभूति, अनुभव से उत्पन्न भाव की प्रवृत्ति अनुभूति है। अनुभूति की यह प्रक्रिया हमारे जीवित होने का प्रमाण भी है, क्योंकि जीवित व्यक्ति ही सुख एवं दुख से मिले श्रेष्ठ और निकृष्ट अनुभवों के परिणामों की अनुभूति कर सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक संवेदनशील होगा उसकी अनुभूति की क्षमता उसी अनुपात में प्रकट होगी। अनुभव और अनुभूति में असामान्य विभेद होता है और जैसे कि अनुभव किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है, किंतु अनुभूति केवल महसूस की जा सकती है। अनुभव की अंतरंगता जब गहरे से महसूस की जाने लगे तो यही अनुभूति का आरंभ है। स्पष्ट है कि अनुभूति अनुभव का ही अनुसरण करती है। इसलिए श्रेष्ठ और पवित्र अनुभूति के लिए अनुभव की श्रेष्ठता और निर्मलता पहली अनिवार्यता होती है। अनुभव जनित सोच का परिणाम अनुभूति होता है, जिसका स्वरूप कैसा भी हो सकता है। और परमात्मा के प्रति प्रेम का होना प्रभु भक्ति का स्वरूप है, जिसे प्रेम और भावना के माध्यम से ही जाना एवं समझा जा सकता है। जीवन में होने वाली समस्त अनुभूतियों में भक्ति की अनुभूति उच्च स्तरीय मानी गई है, क्योंकि इस अनुभूति की प्राप्ति मोक्ष के समान है, जो मनीषियों के मत में स्वर्ग के सुखों से भी कई गुना बड़ी होती है।
जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता जाता है, हम उच्च से उच्च स्तर की अनुभूति प्राप्त करने योग्य बनते जाते हैं। दूसरों की किसी भी प्रकार से की गई सहायता के फलस्वरूप मिलने वाली खुशी अनुभूति की अतिरेक अवस्था होती है। कभी भूले नहीं कि स्वार्थहीन मनसा से किया जाने वाला कार्य या फिर दिया गया सहयोगकर्ता के मन में दिव्य सुख और संतोष की अनुभूति कराता है। जीवन यात्रा में ऐसे अवसरों का सदुपयोग करते रहना चाहिए। ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना के फलस्वरूप पितिसाद की अनुभूति का आनंद अलग ही तरह का होता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिए, समझा करिएगा भाई। ये आप देखिए, पाक बांग्लादेश गठजोड़, ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। 1947 तक ये दोनों हमारे हिस्से हुआ करते थे और 1947 में अलग हुआ था पाकिस्तान, उसे बांग्लादेश भी मिला था। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। फिर 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान रहा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आजकल आप देखते हैं कि बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। जम्मू के अखनूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताते हुए जिस तरह उससे गुलाम जम्मू कश्मीर से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए कहा, उससे यह साफ है कि वहां अब भी आतंकियों को पाला पोसा जा रहा है। इसे रक्षा मंत्री ने यह कहकर पुष्टि भी किया कि भारत के पास इसके प्रमाण है कि सीमा पार आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप के साथ लॉन्च पैड भी कायम है। हालांकि पाकिस्तान को इसके पहले भी समय समय पर चेतावनी दी गई है, लेकिन वह अपने कब्जे वाले भारतीय भूभाग से आतंकी ढांचे को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस आतंकी ढांचे के कायम रहने का मतलब है कि सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का खतरा बने रहना। पाकिस्तान से लगती सीमा पर तमाम चौकसी के बाद भी सीमा पार से जिस तरह जब जब आतंकियों की घुसपैठ होती रहती है, वह गंभीर चिंता की बात है। जब पाकिस्तान से लगती सीमा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, तब यह शुभ संकेत नहीं है कि बांग्लादेश से सटी सीमा भी भारत के लिए चिंता का कारण बन रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद वहां की सत्ता पर काबिज अंतरिम सरकार की ओर से न केवल भारत विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही हैं, बल्कि सीमा पर बाड़ लगाने के काम में बाधा भी पहुंचाई जा रही है। वह भी तब जब इसके लिए एक समझौता हो चुका है। इसी समझौते के चलते ही सीमा पर बाढ़ लगाने का करीब 80% काम हो चुका है। अब बांग्लादेश बाढ़बंदी की आपत्ति जता रहा है और इसी सिलसिले में गत दिवस उसने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। इसके जवाब में भारत ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन लगता है नहीं है कि बांग्लादेश सीमा पर भारत के समक्ष जानबूझकर समस्या पैदा करने से बाज आने वाला है। बांग्लादेश बाढ़ लगाने के समझौते का सम्मान करने के बजाय उसकी समीक्षा करने की बात कर रहा है। वह उन स्थानों पर कटीले तार वाली बाढ़ लगाने का खास तौर पर विरोध कर रहा है जहां से बड़े पैमाने पर घुसपैठ और तस्करी होती है। इस संदर्भ में वह वैसे ही कुतर्क पेश कर रहा है जैसा सीमा सुरक्षा के भारत के प्रयत्नों पर पाकिस्तान करता रहता है। हैरानी नहीं कि बांग्लादेश से भारत की हालिया नजदीकी का असर हो। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार किस तरह पाकिस्तान से संबंध सुधारने के साथ उसे जरूरत से ज्यादा भाव दे रही है, और भारत को यह देखना होगा कि कहीं ये दोनों देश मिलकर उसके खिलाफ कोई ताना बाना तो नहीं बुन रहे। भारत के लिए यही उचित है कि वह पाक बांग्लादेश के संभावित गठजोड़ से सावधान रहे। और देखिए, पीओके वाले हिस्सा बात हो रही ना, पाकिस्तान जो कब्जा किए बैठे हुआ है उसी की बात हो रही है। धार्मिक नगरों में शराबबंदी, अब देखते मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी की दिशा में विचार करने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा देर आए दुरुस्त आए जैसी है, क्योंकि साधु संतों और धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की ओर से इसकी मांग काफी लंबे समय से उठाई जा रही थी, लेकिन सरकार ने कभी इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं समझी। अब इस दिशा में कदम बढ़ाए जाने से साफ है कि सरकार यह निर्णय सिंहस्थ 2028 की दृष्टिगत लेने जा रही है। हालांकि कुछ लोग इसके राजनीतिक निहितार्थ निकाल सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि प्रदेश में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मंडला, पन्ना, दतिया, जबलपुर नगर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, अमरकंटक, महेश्वर, मुल्ताई, बैतूल, मंडलेश्वर, खरगोन, मंदसौर, ग्वारीघाट, जबलपुर, बरमान, नरसिंहपुर जैसे कई धार्मिक नगरों में आप देखते हैं शराबबंदी करने से सरकार को राजस्व घाटा होगा।
इसके बावजूद धार्मिक महत्व के दृष्टिगत उठाया गया सरकार का यह बड़ा कदम सामाजिक रूप से सकारात्मक संदेश देगा। मुख्यमंत्री द्वारा इस फैसले की प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने की सराहना करनी होगी, क्योंकि धार्मिक नगरों में शराब का विक्रय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यह छिपा नहीं है कि उज्जैन और ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक नगरों में अक्सर शराब बिक्री के दुष्प्रभाव सामने आते हैं। ज्योतिर्लिंग मंदिर होने से कम इन दोनों धार्मिक नगरों में तो देश दुनिया से आने वाले भक्त पवित्र वातावरण की कल्पना करते ही हैं, लेकिन यहाँ शराब की दुकानें देखकर उनमें अच्छा संदेश नहीं जाता। अब जब मुख्यमंत्री घोषणा कर ही चुके हैं तो जल्द ही राज्य सरकार इस पर निर्णय करेगी और इन नगरों में चोरी छिपे शराब के विक्रय को भी रोकना होगा, क्योंकि चोरी छिपे शराब भी बिकने लगेगी। दावानल से झुलसता पर्यावरण। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग ने व्यापक तबाही मचाई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में दावानल की घटना न केवल मानव समाज को प्रभावित करती है बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर क्षति पहुंचाती है। दावानल अक्सर एक भयानक आपदा का रूप ले लेता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को भी भीषण नुकसान झेलना पड़ता है। दावानल से वनों की पारिस्थितिकी भूमिका का क्षरण होता है और वन ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक कार्बन सिंक का भी अवशोषक का भी काम करते हैं। ऐसे में दावानल से होने वाली वनों की क्षति इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। वनों को विकसित होने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन दावानल के कारण ये पल भर में नष्ट हो जाते हैं। कार्बन अवशोषण की प्रकृति के कारण ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिरीकरण में सहायक है। वन प्रति वर्ष लगभग 7.6 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर सकते हैं। दावानल से आप देखिए वनों को महफूज रखना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जंगल से प्राप्त दर्जनों उपादानों उनकी पारिस्थितिकी भूमिका का चक्र यथावत चलता रहे। दूसरी तरफ देखें तो दावानल से केवल वनस्पति का विनाश ही नहीं होता है, अपितु जली हुई वनस्पतियों के कारण वनों से घिरे जल निकाय जैसे नदियां, झरनों, झीलों, जलाशयों में मलबे और तलछटों की संकेंद्रण से जल प्रदूषण का भी खतरा बढ़ता है और इस प्रदूषण जल का सेवन स्थानीय समुदाय को बीमार बना सकता है। आग लगने के बाद जंगल की मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता काफी प्रभावित होगी, जिससे बाढ़ के दिनों में खतरा अधिक हो सकता है। और आप देखिए जंगल की आग से निकलने वाला धुआं वातावरण प्रदूषण की घनी चादर बिछा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अन्य जहरीली गैसों का तीव्र उत्सर्जन वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। वायु गुणवत्ता के निम्न होने से मनुष्य व वन्यजीवों को श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। कहीं दावानल के कारण वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास, भोजन का स्रोत भी नष्ट हो जाता है। अपने स्थान से भागने के कारण उन्हें स्वास्थ्य एवं जीवन की हानि होती है और नई जगह पर असुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। दावानल की घटनाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक कारकों से इतर प्रतिवर्ष 80% से अधिक जंगली आग की घटनाओं के पीछे मानवीय कारकों की उपस्थिति पाई गई है। दावानल से बचाव के लिए वन के निकट आग जलाने, कचरे को जलाने, जली सिगरेट की लापरवाही से फेंकने और आगजनी के अन्य जानबूझकर किए गए कार्यों पर रोक लगानी जरूरी है। अच्छा लिखा जाता है। जरूर आप लोग आग के जो दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में याद रखा करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं। यहाँ भी आप लोगों को एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग की आग से बेहाल अमेरिका, जो लॉस एंजल्स में आग लगी हुई है ना, उसी के संदर्भ में बात की जा रही है। 5 साल पहले जब ब्राजील के अमेजन जंगलों में आग लगी थी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर भीषण मौसमी बदलाव की आशंकाओं ने सिर उठा लिया था। कहा जाने लगा था कि जो जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं उनका यूं झुलसना तमाम अनहोनियों की आहट है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब एक्स पर हैशटैग पीयर फॉर अमेजन्स और अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्रेंड करने लगा था और मीडिया की आलोचना हुई थी कि वह नोट्रे डेम चर्च की आग को तो कवर करता है, लेकिन उसे अमेजन की परवाह नहीं है। अमेजन की आग आखिर बुझ गई, बात आई गई हो गई, लेकिन अब फिर एक विनाशक आग चर्चा में है और इस बार अमेरिका अपने इतिहास की सबसे भीषण आग से झुलस रहा है और उसके प्रांत कैलिफोर्निया के पास लॉस एंजल्स इलाके में जंगल धधक रही है और इस समय वहाँ जंगल की आग का कोई सालाना दोहराव भर नहीं हो रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, ऊंचे तापमान, शुष्क मौसम और सूखे के कारण भड़की चिंगारियों ने तेज हवाओं के संग खौफनाक रूप धर लिया है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका तेजी से फैल रही इस आग के आगे निरुपाय सा हो गया है
और आप देखिए अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोआ का कहना है कि पिछले 2 दशकों में पश्चिमी अमेरिका में जलवायु परिवर्तन के कारकों की अनदेखी ने जो हालात पैदा किए हैं वे इस आग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। और आमतौर पर वहाँ मई जून से अक्टूबर के बीच जंगल की आग संबंधी कुछ घटनाएं हर साल होती रही हैं, लेकिन अब इस आग की सावधि का दायरा बढ़ने लगा है। आगे आग के पीछे इंसानी हाथ ये भी कहा जा रहा है, इंसानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वन क्षेत्रों की आग के लिए सबसे अहम कारणों में सूखे मौसम और तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने को गिना जाता है। पर लॉस एंजल्स के जंगलों में फैले आग के पीछे इंसानी हाथ हो सकता है, ऐसा एक दावा कैलिफोर्निया की फायर सर्विस ने किया है। और उसकी माने तो उस इलाके में 95% आग इंसान ही लगाते आए हैं। हो सकता है कि इस बार ऐसा ही हुआ हो। वही मौसम विशेषज्ञों ने पश्चिमी अमेरिकी जंगलों में आग के खतरे और इसकी प्रमुख वजह के रूप में जलवायु परिवर्तन को ही चिन्हित किया है। और इस कारण तापमान बढ़ा है और लंबे समय तक सूखे और शुष्क मौसम की स्थितियां रहती हैं, और जिससे आग लगना पूरे साल की समस्या बन गई है। सितंबर से मई तक 100 मील या इससे ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली सेंटा एना हवाएं इस आग में घी का काम कर रही हैं। विनाश के साथ सृजन। वैसे तो कहा जाता है कि कुदरत को चलते रहने के लिए आग जरूरी है। खासतौर से जंगलों में एक सालाना उपक्रम के तहत लगने वाली आग नए सृजन का रास्ता खोलती है, और ऐसा सर्दियों से होता आया है, सदियों से, और आगे भी होगा। लेकिन समस्या तब होती है जब यह आग अनियंत्रित हो जाए और जंगल के जीव जंतुओं के लिए काल बन जाए, नज़दीक बसी मानव आबादी के लिए मुश्किल बन जाए। और यही नहीं, इस कारण पैदा हुए धुएं के कारण आना जाना मुश्किल हो जाता है और जंगल की बेशकीमती लकड़ियां जलकर खाक हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जंगली आग दुनिया के कई हिस्सों में ऐसा ही विनाश रचती है, और तमाम उपायों के बावजूद उस पर कोई खास रोक नहीं लग पाया रही है। अमूमन माना जाता है कि यह आग इंसानी गतिविधियों का नतीजा होती है, यानी इसे वहाँ के लोग ही लगाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसे किट्टों में शामिल नहीं है तो भी जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए इन जिन कारणों ने जंगल की आग को और भड़काया, उनमें मनुष्य का परोक्ष हाथ तो ही इनडायरेक्ट हाथ तो रहता ही है। जलवायु परिवर्तन से पैदा ग्लोबल वार्मिंग के असर से देखा जा रहा है कि सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश में कमी होने लगी है, जो जंगल की आग का एक कारण है। बारिश में कमी रहने से जंगल उस वांछित नमी से वंचित रह जाते हैं। इस सूखे की वजह से जंगलों में आग पैदा करने लायक शुष्कता पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर किसी इलाके में तेज हवाएं चलती हैं तो मामूली चिंगारियों को विनाशक आग में बदलते और बड़े इलाकों में फैलने से रोकना मुश्किल हो जाता है। इस बार लॉस एंजल्स में यही हुआ। उल्लेखनीय है कि आग से सिर्फ जंगल स्वाहा नहीं होते हैं, बल्कि इससे पैदा होने वाली धुंध और धुएं के कारण यातायात भी प्रभावित होता है। इस पर यदि यह बात आगे बढ़कर रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों संपत्तियों तक पहुंच जाए तो कुछ वैसे ही दृश्य उपस्थित कर देती है जैसे लॉस एंजल्स में दिखाई दे रहे हैं। वन क्षेत्रों में लगी आग को बुझाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इससे पैदा होने वाली धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है, और इसलिए विमानों हेलीकॉप्टरों के जरिए अग्निशमन रसायनों के छिड़काव और विशाल बाल्टियों से पानी लाकर उसे बुझाने की कोशिश करना बेहद जोखिम वाला काम बन जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कई बार दिखाई देता है कि जहां आग लगी हुई है वहां पानी गिराने की बजाय दूसरी जगह गिर जाता है। जंगल में पैदा होता बारूद। ऐसी हर जगह जहां वर्षा काल भारत के संदर्भ में मानसून और सर्दियों में बारिश होती है और गर्मियों में सूखा मौसम रहता है, वहां के जंगलों में आग लगती रहती है। बारिश की वजह से पेड़ पौधे खूब बढ़ जाते हैं। गर्मियों में झाड़ियां और घास फूस सूखकर आग लगने का माहौल तैयार कर देते हैं। पत्ते गिरते हैं ना, वो उसी की बात हो रही है। प्राकृतिक रूप से जंगलों में लगने वाली आग से वहां के पेड़ पौधों को निपटने का तरीका मालूम है। कहीं पेड़ की मोटी छाल बचाव का काम करती है तो कहीं आग के बाद जंगल को फिर से जलने फलने फूलने का हुनर आता है। अफ्रीका के सवाना जैसे घास के मैदानों में बार बार आग लगती रहती है, लेकिन घास फूस जल्दी जलने से आग का असर जमीन के अंदर तक नहीं पहुंचता है। यही वजह है कि आग खत्म होते ही घास के मैदान फिर से हरे हो जाते हैं। अगर घास फूस में आग नहीं लगेगी तो इसके विशाल ढेर आगे चलकर परेशानी का सबब बन सकते हैं। हमारे देश के उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के जंगलों की आग के पीछे कुछ ऐसी ही वजह है।
जहाँ के जंगलों में चीड़ की बहुतायत है। जब कभी पिरोल कहलाने वाली चीड़ की पत्तियों के ढेर ज्यादा लग जाते हैं तो जंगलों में जरा सी चिंगारी विशाल रूप ले लेती है। आग पर काबू पाने के तरीके, ये तरीके भी आप लोग याद रखिएगा। तो जंगलों की आग को बुझाने के 3 तरीके विशेषज्ञ सुझाते हैं। पहला है मशीनों से जंगलों की नियमित सफाई हो और चीड़ आदि की पत्तियों को समय रहते हटाया जाए, लेकिन यह बेहद महंगा विकल्प है। दूसरा, वहां नियंत्रित ढंग से आग लगाई जाए, और अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में यही किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए भी काफी संसाधन चाहिए। तीसरा तरीका यह है कि पर्वतीय इलाकों में पलायन रोककर जंगलों पर आश्रित व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, जिससे जंगलों की साफ सफाई होगी और आग के खतरे को कम होंगे। अमेरिका में के जिस इलाके में इस बार आग फैली, अमीरों ने वहां की प्राकृतिक सुंदरता पर रीच कर अपने आलीशान घर बंगले बनाए, लेकिन इन लोगों की कोई भूमिका जंगलों की साफ सफाई में रहती होगी, इसकी सूचना नहीं है। जहां तक हमारे देश की बात है तो यहाँ नीति निर्माताओं योजनाकारों ने जंगलों की आग की अहमियत को ठीक से समझा नहीं है। इसलिए कहना मुश्किल है कि जंगलों की आग को भड़कने से रोकने से संबंधित कोई भी तरीका उन्हें रास आएगा। ऐसे में इकलौता तरीका यही कि सूचना मिलते ही विशालकाय बाल्टियों से लैस हेलीकॉप्टर पानी के साथ दहकते जंगलों की तरफ रवाना किए जाएं और गांव प्रशासन समेत सेना भी ऐसे नाजुक मौके पर अलर्ट रहे। लेकिन ये तरीका एक हद तक ही कारगर रहते हैं। लॉस एंजलिस में रोके नहीं रुक रही आग ने ये साबित भी कर दिया है। और इतिहास का सबसे गर्म साल और पेरिस समझौता, ये भी देख लीजिए। जब लॉस एंजलिस के जंगलों में आग ने भड़कना शुरू किया तो एक खबर आई कि वर्ष 2024 अब तक के मानव इतिहास में सबसे गर्म साल रहा है। दुनिया के कई इलाके अब पहले से ज्यादा गर्मी झेलने लगे, और इसमें निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन से पैदा समस्या ग्लोबल वार्मिंग के हाथ नजर आता है। जाहिर है कि यह बदलाव इंसानी गतिविधियों के कारण हुआ है, और जिन पर अंकुश लगाने का एक प्रयास 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के रूप में किया गया था। इस समझौते में दुनिया के करीब 200 देशों ने इस बात पर मुहर लगाई थी कि साझा प्रयासों से वे वैश्विक तापमान को 19वीं सदी के उत्तरार्ध के तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पेरिस समझौते में शामिल देशों ने उन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने पर सहमति जताई थी जो वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण है। और 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में 194 साझेदारों, 193 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा अपनाया गया पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। इस समझौते में तय किया गया था कि प्रत्येक देश अपने स्वयं के कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्य निर्धारित करेगा। अमीर देश धन उपलब्ध कराकर गरीब देशों की इसमें सहायता करेंगे। सोचा गया था कि पेरिस समझौते दुनिया के पर्यावरण में सुधार में अहम भूमिका निभाएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने इससे अलग होने की घोषणा की उससे साफ हो गया कि इसके पालन में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। इधर गरीब और विकासशील देशों ने कहना शुरू कर दिया कि अमीर देश जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान और भरपाई के लिए 2030 में स्थापित कोष में मामूली रकम दे रहे हैं। इससे पेरिस समझौते के अहम लक्ष्य यानी तापमान में कमी हासिल करना दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। देखिए, जलवायु परिवर्तन हो, इस तरह की जो भी समस्याएं हो, उनसे आप देखते हैं कि अमेरिका मानता ही नहीं था पहले। अब कम से कम समझ में तो आ रहा होगा। अमेरिका तो एक समय आतंकवाद को नहीं मानता था, वो कहता आतंकवाद जैसा कुछ होता ही नहीं। फिर जब उसके यहाँ आतंकी हमले हुए तब उसे समझ में आया कि कुछ होता है इस तरह का। और वो कहते नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब दूसरे की समस्या होती है तो वो हमें तमाशा लगती है, जब हमारे ऊपर वो आती है तब हमें मालूम चलता है हकीकत में कुछ है। ये हरियाणा के हितों की अनदेखी करता पंजाब, ये आप सभी जानते हैं। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, कौन सी है? चंडीगढ़। ये आप देखिए, ये है पंजाब, ये है हरियाणा। तो हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे अंतर्राज्यीय विवाद लंबे खिंचते जा रहे हैं। इन विवादों का समाधान की दिशा में थोड़ी भी प्रयास आरंभ होते तो पंजाब सरकार उनमें अड़ंगा डाल देती। हरियाणा की अलग विधानसभा बनाने के प्रस्ताव में पंजाब सरकार रोड़े अटका चुकी है। अब नया मामला हरियाणा की अलग हाईकोर्ट बनाने से जुड़ा है, जिसका पंजाब सरकार ने खुला विरोध किया। केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ अकेले पंजाब की राजधानी नहीं है, हरियाणा का भी उस पर उतना ही हक है जितना पंजाब सरकार का है। लेकिन जब हरियाणा के हितों की बात आती है तो पंजाब के राजनीतिक दल एकजुट हो जाते हैं, मगर हरियाणा के राजनीतिक दलों में अपने राज्य से जुड़े विवादों के समाधान को लेकर पंजाब के विरुद्ध एकजुटता का अभाव साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अंतर्राज्यीय विवाद लगातार लंबे खिंच रहे हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। हरियाणा की अलग विधानसभा की तरह पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि चंडीगढ़ में हरियाणा का अलग हाईकोर्ट भी बने। केंद्र सरकार ने भी दोनों राज्यों के पुराने विवादों को देखते हुए हरियाणा सरकार के अलग हाईकोर्ट के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा कि पंजाब सरकार के विरोध के साथ साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच मीटिंग में भी इस बात पर सहमति नहीं बनी कि हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हाईकोर्ट होने चाहिए। इसलिए अधूरे प्रस्ताव के चलते हरियाणा की मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हरियाणा में अलग हाईकोर्ट की पिछले कई साल से मांग चली आ रही है और लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी अक्सर मुद्दा बनता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ पाया। ऐसे ही प्रयास पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किए थे, मगर वे भी सिरे नहीं चढ़ पाए थे। अंबाला की कांग्रेस सांसद वरुण मोलाना ने लोकसभा में सरकार से पूछा था, क्या हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हाँ तो उसका स्टेटस क्या है, यदि नहीं तो इसका कारण क्या है? इस पर केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन मेघवाल की ओर से बताया गया था कि ऐसा प्रस्ताव हरियाणा सरकार की ओर से आया था। इस प्रस्ताव पर जब पंजाब सरकार की राय जानी गई तो वह इस पर सहमत नहीं हुई। हाईकोर्ट की फुल बेंच मीटिंग में भी इस प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ में अलग हाईकोर्ट बनाने के प्रस्ताव को अधूरा आप देखते हैं मानते हुए लंबित कर दिया गया। फिलहाल कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के भवन को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा केंद्र सरकार को पूर्व में दिया जा चुका है। मनोहर लाल का कहना था कि मौजूदा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के भवन को 2 हिस्सों में बांटकर हरियाणा पंजाब के लिए अलग अलग हाईकोर्ट बनाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री को पत्र भी लिखा था। पत्र में उस समय दलील दी गई थी कि जिस तरह से हरियाणा पंजाब विधानसभा का एक ही भवन है, लेकिन दोनों राज्यों की विधानसभाएं अलग अलग काम करती हैं, ठीक उसी तरह पर हरियाणा पंजाब के लिए अलग अलग हाईकोर्ट संचालित किया जा सके और इसमें अतिरिक्त पैसा अथवा संसाधन भी खर्च नहीं होंगे। पंजाब एवं हरियाणा पंजाब के केस संबंधित हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं है। हरियाणा सरकार ने दक्षिण हरियाणा में हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित करने की दिशा में भी रुचि दिखाई, मगर वह भी सिरे नहीं चढ़ पाएगी। अलग बेंच बनाने से पहले एक अलग हाईकोर्ट जरूरी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिलहाल 4 लाख से अधिक केस लंबित हैं। इनमें 40% से अधिक केस हरियाणा के हाईकोर्ट में 55 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं, जबकि वर्कलोड के हिसाब से 85 से ज्यादा न्यायाधीश की जरूरत है। हरियाणा की जिला अदालतों में 14 लाख और पंजाब की जिला अदालतों में लगभग 8 लाख केस लंबित हैं। अगर हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनता है तो जनता को जल्द और सस्ता न्याय जरूर मिलता है, मगर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक विवाद के चलते अब यह साकार होगा, कोई उसका अंदाजा नहीं लगा सकता है। यह दोनों राज्यों की जनता के लिए तो कतई ठीक नहीं है। और आपको बताऊं, देखिए हरियाणा की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार है। नयाब सिंह सैनी यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे राज्य कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या हरियाणा। वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री हैं और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। विधानसभा में आप देखेंगे कि 117 सीटें हैं, ये आप देख रहे हैं ना, और राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। एआई से लेस पीढ़ी की चुनौती, ये भी देख लीजिए। तो आप देखिए वर्तमान सदी की तकनीकी उपलब्धियों पर यदि मंथन किया जाए तो निस्संदेह कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा आविष्कार है जिसने मानव जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। बहुत शीघ्र वह समय आने वाला है जब मानव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के माध्यम सहचर का रिश्ता कायम हो जाएगा। प्रसिद्ध जनसांख्यिकीयविद एवं सामाजिक विश्लेषण मार्क मैककिंडल के अनुसार 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाले बच्चे कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीनी दुनिया के साथ अपना विकास करेंगे और उनके अनुसार 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक जन्म लेने वाली बच्चों को जनरेशन बीटा के रूप में पहचाना जाएगा। 2010 से 2024 की अवधि में जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन अल्फा के अंतर्गत आते हैं, जबकि 1997 से 2009 के मध्य जन्मे बच्चे की आज की युवा है और जनरेशन जेड के नाम से जाने जाते हैं। यह वर्गीकरण समय के साथ उपलब्ध तकनीक, परिवेश एवं क्षमताओं के आधार पर किया गया है। जनरेशन बीटा अथवा बीटा किड्स के विषय में एक शोध रिपोर्ट कहती है कि यह वह पीढ़ी है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के माहौल में अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास करेगी और वर्ष 2035 तक जनरेशन बीटा कुल वैश्विक जनसंख्या का 16% होगी। जनरेशन बीटा का पालन पोषण करने वाले भी नवीनतम तकनीकी कौशल में निपुण होंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग के युग में जन्म लेने
ये बच्चे अपने शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास हेतु पहले की पीढ़ियों की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर एवं उन्नत अवसर प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए आज शिक्षा का स्वरूप पहले की अपेक्षा काफी परिवर्तित हो चुका है और समय के साथ यह पूर्णतः बदल जाएगा। तकनीकी दखल की वजह से संभव है कि कॉपी किताब चौक डस्टर का दौर धीरे धीरे खत्म हो जाए और उसकी जगह पर डिजिटल बोर्ड, लैपटॉप, टैबलेट आ जाए। आज यही शिक्षक अथवा शिक्षिका का उदय हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेस रोबोट जब एक शिक्षक की भूमिका अदा करेगा तो वह कहीं ना कहीं यह नवाचार आधारित प्रयोग विद्यार्थियों के लिए रुचिकर होगा। ज्यों-ज्यों तकनीकी प्रगति के मार्ग पर कदम आगे बढ़ते जाएंगे, शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता दक्षता के नवीनतम एवं कौशलतर स्तरों के साथ समाहित होती जाएगी। निश्चित रूप से यह नवीनता जनरेशन बीटा के विद्यार्थियों को आकर्षित करेगी। अवसरों की बहुलता के साथ जनरेशन बीटा के मानवों की समक्ष चुनौतियां भी उपस्थित होंगी। सबसे प्रमुख डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करने की होगी। यह सर्वविदित है कि आज साइबर अपराधों का ग्राफ एक अनियंत्रित गति से बढ़ता जा रहा है। जरा सी लापरवाही व्यक्ति को साइबर अपराधियों के शिकंजे में धकेल दे रही है। यह कहीं ना कहीं तकनीकी प्रगति का एक पार्श्व प्रभाव है और इसमें कोई संदेह नहीं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी एवं जीवन के हर पहलू को सुविधाओं से लैस कर देगी। किंतु यह एक कटु सत्य है कि मानव की इसी नवीन पीढ़ी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे और उसके द्वारा उठाए जाने वाले गलत एवं अविवेकपूर्ण कदमों का कुप्रभाव समूची मानव जाति पर पड़ेगा। यह सत्य है कि जनरेशन बीटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के आगोश में अपनी वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करेगी, किंतु तकनीकी के कारण हो सकने वाली क्षतियों की आशंकाओं को न्यूनतम करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इस नवीन पीढ़ी को प्रारंभ से ही तकनीकी जनित दुष्प्रभाव के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाए और उनसे निपटने के लिए उन्हें प्रत्येक स्तर पर सक्षम बनाने का प्रयास किया जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग ऐसी युक्तियों हैं, यदि इनका उपयोग सकारात्मक एवं दूरदर्शिता के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से ये संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभदायक साबित होंगे। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि इनके दुरुपयोग को अंजाम दिया गया तब उस स्थिति में मनुष्य के लिए इससे ज्यादा हानिकारक कुछ नहीं होगा। 1 जनवरी 2025 से जन्म लेने वाली नवीन पीढ़ी के प्रति जागरूक होना परिवार से लेकर शासन तक प्रत्येक का नैतिक कर्तव्य है। यदि जनरेशन बीटा को तकनीक के लाभ और हानि से समुचित ढंग से रूबरू कराया गया तो निश्चित रूप से जब यह पीढ़ी समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाने लायक होगी तो उससे इस बात का सम्यक ज्ञान होगा कि तकनीक के किन पहलुओं को स्पर्श करना है और उन्हें किन्हें नहीं। और देखिए, एक सिक्के को 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से इस तरह की कोई तकनीक आती है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं, फायदा उठा पा रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।